नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है भारत सरकार का बजट 2026-2027 जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किया है। और ये, जैसा हम जानते हैं, अक्सर एक लंबा और काफी भारी भरकम दस्तावेज होता है। तो आज हमारा मिशन है इस भारी भरकम बजट की किताब को खोलकर वो काम की बातें निकालना जो हम सब पर असर डालेंगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार का पैसा और ध्यान जा कहाँ रहा है, क्या बड़े उद्योगों पर, आम आदमी की जरूरतों पर या फिर भविष्य की तैयारी पर। बिल्कुल। और इस बार के बजट का जो मूल विचार है वो विकसित भारत के लक्ष्य के इर्द गिर्द बुना गया है। इसे समझने के लिए उन्होंने 3 कर्तव्य या कह लें कि 3 स्तंभों का एक ढांचा दिया है। तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये दिखाने की कोशिश है कि 2047 तक के भारत का रोड मैप कैसा होगा। अच्छा, 3 कर्तव्य। तो चलिए इसी ढांचे का इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी बातचीत को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले बात करेंगे उन बड़ी योजनाओं की जो अर्थव्यवस्था के इंजन यानी उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देने के लिए हैं। फिर देखेंगे कि आम लोगों, युवाओं और किसानों के लिए क्या है। और आखिर में उस हिस्से पर आएंगे जिसका हम सबको इंतजार रहता है, यानी टैक्स। तो शुरू करें? जरूर। तो आते हैं सरकार के पहले कर्तव्य पर, जिसका मकसद है आर्थिक विकास को तेज करना। इसके लिए 7 रणनीतिक क्षेत्रों पर फोकस की बात कही गई है। शुरुआत बायोफार्मा सेक्टर से करते हैं। बायोफार्मा शक्ति, ये नाम तो बड़ा दमदार लगता है, लेकिन हम पिछले कुछ सालों से फार्मा में, जिसे दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है, पहले से ही काफी मजबूत है। तो इस नई योजना की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, हम जेनेरिक दवाओं के उत्पादन में तो बादशाह हैं, लेकिन बायोफार्मास्यूटिकल्स, अच्छा, ये वो दवाएं हैं जो बायोलॉजिकल सोर्स से बनती हैं। ग्लोबल हब बनाना है। अच्छा, तो ये जेनेरिक से एक कदम आगे बढ़ के स्पेशलाइज मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाने की कोशिश है। और इसके लिए 10,000 करोड़ का आवंटन है, जो कोई छोटी रकम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बड़ा निवेश है। इस पैसे से 3 नए नाइपा यानी फार्मास्यूटिकल शिक्षा और रिसर्च के राष्ट्रीय संस्थान खोले जाएंगे और 7 पुराने संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। तो इसका मकसद सिर्फ फैक्ट्री लगाना नहीं, बल्कि वो दिमाग तैयार करना है जो इस इंडस्ट्री को चलाएगा। मतलब रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को एक साथ बढ़ावा देना। बिल्कुल। रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई तो टेक्नोलॉजी का जिक्र आना ही था। सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में हमने बहुत सुना है। अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की बात हो रही है। क्या हम कह सकते हैं कि पहला चरण सफल रहा? और इस 2.0 में ऐसा क्या अलग है जो पहले में नहीं था? पहले चरण को एक नींव की तरह देखना चाहिए। उसने दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा और कुछ बड़े प्लान्स की घोषणा भी हुई। अब ISM 2.0 का फोकस सिर्फ चिप बनाने से आगे का है। अच्छा। इसमें 3 चीजें अहम हैं। पहला, चिप बनाने के लिए जरूरी उपकरण भारत में बनाना। हाँ। दूसरा, इसके लिए कच्चा माल जैसे खास गैसें और केमिकल्स यहीं तैयार करना। अच्छा। और तीसरा जो सबसे अहम है वो है भारतीय कंपनियों द्वारा चिप्स का डिजाइन तैयार करना, यानी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाना। बिल्कुल। मतलब अब हम सिर्फ असेंबलर नहीं बल्कि क्रिएटर बनना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का बजट लगभग 2 गुना करके 40,000 करोड़ कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी रकम है। हाँ, क्योंकि सरकार का मानना है कि अगर हमें मोबाइल फोन और लैपटॉप बनाने का ग्लोबल हब बनना है तो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट असेंबल करने से काम नहीं चलेगा। सही बात है। उसकी स्क्रीन, बैटरी, मदरबोर्ड, ये सब कुछ भारत में ही बनना चाहिए। ये बजट उसी सप्लाई चेन को देश के अंदर बनाने पर एक बड़ा दांव लगा रहा है। ये तो हुई बड़ी कंपनियों और हाईटेक इंडस्ट्री की बातें। हाँ जी। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो MSMEs है, छोटे और मंझले उद्योग। उनके लिए चैंपियन MSMEs बनाने की बात कही गई है। इसका क्या मतलब है? चैंपियन MSMEs का आइडिया उन्हें सिर्फ जिंदा रहने में मदद करना नहीं, बल्कि उन्हें ग्लोबल लेवल पर कम्पिटिटिव बनाना है। इसके लिए एक 3 तरफा रणनीति है। ओके। पहली है इक्विटी सपोर्ट, यानी उन्हें पैसा देना। इसके लिए 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड बनाया गया है। और दूसरा है लिक्विडिटी सपोर्ट। यहाँ TRDS प्लेटफॉर्म को अनिवार्य करने की बात है। इसे जरा आसान भाषा में समझाएं, ये TRDS आखिर है क्या? जरूर। इसे आप MSMEs के लिए एक तरह का बिल डिस्काउंटिंग बाजार समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी छोटे व्यापारी ने किसी सरकारी डिपार्टमेंट को माल सप्लाई किया और उसका पैसा अटक गया। ये तो अक्सर होता है।
अब वो इस TRDS प्लेटफॉर्म पर अपना वो बिल दिखाकर किसी बैंक से तुरंत 90% तक पैसा ले सकता है। इससे उसका कैश फ्लो नहीं रुकता, वो अपना काम जारी रख सकता है। अच्छा। और इसे अनिवार्य करने का मतलब है कि अब सरकारी विभागों को इस प्लेटफॉर्म पर आना ही होगा। ये तो वाकई एक बड़ी राहत हो सकती है। और तीसरा सपोर्ट वो है प्रोफेशनल सपोर्ट। छोटे शहरों के उद्यमियों को अक्सर कानूनी, फाइनेंशियल और मार्केटिंग सलाह की कमी महसूस होती है। इसके लिए कॉर्पोरेट मित्र का एक कैडर बनाया जाएगा जो इन MSMEs को पेशेवर सलाह देंगे, ताकि वो बेहतर तरीके से अपना बिजनेस चला सकें। बिल्कुल। और जाहिर है ये सारी इंडस्ट्री तभी दौड़ेगी जब सड़कें, पोर्ट्स और रेलवे लाइंस दुरुस्त हों। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार कितना जोर है? जोर नहीं, बल्कि पूरा दमखम लगा दिया गया है। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। 12.2 लाख करोड़। हाँ, ये आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है। इसे समझने के लिए क्या हम कह सकते हैं कि सरकार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हर महीने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? बिल्कुल, आपका अंदाजा एकदम सही है। और इसका जमीनी स्तर पर असर बहुत बड़ा होता है। सीमेंट, स्टील की मांग बढ़ती है, मजदूरों को काम मिलता है और पूरी इकोनॉमी का पहिया घूमता है। और इसमें कुछ बड़ी परियोजनाओं की भी घोषणा हुई है। हाँ, कुछ बहुत महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं। जैसे पूर्वी तट पर दानकुनी से पश्चिमी तट पर सूरत तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। 1 मिनट के लिए सोचिए, हम देश के पूर्वी हिस्से जहां सारे मिनरल्स और कोयला है को सीधे पश्चिमी पोर्ट से जोड़ रहे हैं जहां से एक्सपोर्ट होता है। ये तो लॉजिस्टिक्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। यकीनन, माल ढुलाई का समय और लागत दोनों बहुत कम हो जाएंगे। और भी कुछ है? हाँ, अगले 5 सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू करने की योजना है। मतलब नदियों के जरिए ट्रांसपोर्टेशन? जी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सी प्लेन के स्वदेशी निर्माण की बात है और 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी प्रस्तावित हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से रूट हैं? इनमें मुंबई पुणे, दिल्ली वाराणसी और हैदराबाद बेंगलुरु जैसे बेहद व्यस्त रूट शामिल हैं। ये जो इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, हाई स्पीड रेल, नए जलमार्ग, इन्हें बनाने और चलाने के लिए लाखों स्किल्ड लोगों की फौज भी तो लगेगी। और शायद यहीं पर बजट का दूसरा कर्तव्य तस्वीर में आता है जो सीधे लोगों में निवेश से जुड़ा है। तो इस मोर्चे पर यानी स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर क्या खास है? आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। इसी के लिए एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज नाम की एक हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी बनाई जा रही है। इसका मुख्य काम यही देखना है कि सर्विस सेक्टर, जो हमारे GDP का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसमें भविष्य की नौकरियां कहां बन रही हैं। और क्या हमारे युवा उन नौकरियों के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, यही इसका मकसद है। और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या कोई बड़ी घोषणा हुई है? हाँ, 2 बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। पहली मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। उत्तर भारत में बैंगलोर के निम्हांस के तर्ज पर एक निम्हांस 2 की स्थापना की जाएगी। ये बहुत जरूरी था। हाँ, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उत्तर भारत में भारी कमी है। और दूसरी घोषणा? दूसरी बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी है। भारत की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। उनके लिए एक मजबूत केयर इकोसिस्टम बनाने की बात कही गई है। इसकी शुरुआत इसी साल 1.5 लाख देखभाल करने वालों यानी केयर गिवर्स को प्रशिक्षित करके की जाएगी। वो दुनिया है जिसमें आज की पीढ़ी जी रही है, लेकिन बजट में अनुमान है कि 2030 तक इस सेक्टर में 20 लाख नौकरियों की जरूरत होगी। क्या ये थोड़ा ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं लगता? महत्वाकांक्षी जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। आज दुनिया की हर बड़ी फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स में, हर बड़े वीडियो गेम में भारतीय टैलेंट का हाथ होता है। सही बात है। ये सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकार इसी मौके को भुनाना चाहती है। इसके लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने की योजना है। मतलब स्कूल से ही इस फील्ड के लिए तैयारी? बिल्कुल, आइडिया यही है। पर्यटन को लेकर भी कई दिलचस्प बातें हैं, खासकर वो टर्टल ट्रेल्स वाली पहल। ये क्या है? ये एक बहुत ही अनोखी और खूबसूरत पहल है। ओडिशा, कर्नाटक और केरल के समुद्र तटों पर जहां कछुए अंडे देने आते हैं, उन जगहों को संरक्षित करते हुए टर्टल ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। अच्छा, तो ये सरकार के उस तीसरे कर्तव्य से जुड़ता है जहां विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की बात है। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये सस्टेनेबल इको टूरिज्म की तरफ एक कदम है। और किसानों और ग्रामीण भारत पर आते हैं। यहाँ भारत विस्तार यानी भारत VSTAR नाम के एक AI टूल का जिक्र है। एक AI टूल दूर दराज के गांव में एक किसान की मदद
असल में कैसे करेगा? देखिए, आज हर किसान के हाथ में स्मार्टफोन है। ये एआई टूल एक बहुभाषी ऐप की तरह होगा। किसान अपनी फसल की तस्वीर खींचकर पूछ सकता है कि इसमें कौन सी बीमारी लगी है। ओके। या अपनी जमीन की जानकारी देकर पूछ सकता है कि अगली फसल कौन सी बोनी चाहिए। ये उसे मौसम की सटीक जानकारी देगा। मतलब कृषि विज्ञान को हर किसान की जेब तक पहुंचाने की एक कोशिश है। आपने बिल्कुल सही समझा। और ग्रामीण महिलाओं के लिए शी मार्ट्स, SHE मार्ट्स की स्थापना, ये लखपति दीदी कार्यक्रम से कैसे अलग है? ये लखपति दीदी का अगला तार्किक कदम है। लखपति दीदी कार्यक्रम ने महिलाओं को उत्पादन करना सिखाया। कोई अचार बना रहा है, कोई हैंडीक्राफ्ट। शी मार्ट्स उन्हें एक बाजार देगा, एक ब्रांड देगा, जहां वे अपने बनाए हुए सामान को बेच सकेंगी। तो ये उन्हें सिर्फ निर्माता से उद्यमी बनाने का सफर है। बिल्कुल ठीक है, तो अब बजट के उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे हमारी जेब पर असर डालता है, टैक्स। पार्ट बी, सबसे बड़ी खबर है नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, सरल बनाना, लेकिन सरकारें ये दावा तो हर कुछ साल में करती हैं। क्या इस बार वाकई कुछ ऐसा है जिससे लगे कि एक आम सैलरीड इंसान बिना सीए की मदद के अपना रिटर्न फाइल कर पाएगा? आपकी शंका जायज है। असलियत तो तभी पता चलेगी जब ये नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसके फॉर्म सामने आएंगे। लेकिन सरकार का दावा है कि इस बार फोकस प्रक्रिया को सरल बनाने पर है। फॉर्म्स को सवाल जवाब के फॉर्मेट में डिजाइन करने की कोशिश है ताकि कोई भी अपनी जानकारी भरता जाए और टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाए। लेकिन हाँ, असली परीक्षा तो इस्तेमाल के बाद ही होगी। चलिए देखते हैं। लेकिन क्या आम करदाताओं के लिए ईज ऑफ लिविंग के तहत कोई तत्काल सीधी राहत दी गई है? हाँ, कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की राहतें हैं। सबसे बड़ी राहत TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को लेकर है। अच्छा। जैसे अगर कोई परिवार विदेश घूमने जा रहा है तो पहले टूर पैकेज पर 20% तक TCS लगता था, जो अब घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। तो अगर कोई परिवार 2 लाख के टूर पैकेज पर जा रहा है तो पहले उसे 40,000 रुपए तक एक्स्ट्रा देने पड़ते थे, जो बाद में रिफंड क्लेम करना पड़ता। अब सिर्फ 4,000 रुपए देने होंगे। ये कैश फ्लो के लिए बड़ी राहत है। बिल्कुल, यही राहत विदेश में बच्चों की पढ़ाई या इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर भी दी गई है। वहां भी 5% TCS को घटाकर 2% कर दिया गया है। ये तो अच्छा है। इसके अलावा अब आप अपना टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर के बाद भी 31 मार्च तक रिवाइज कर सकते हैं। यानी गलती सुधारने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। जी। और व्यापार और उद्योग के लिए टैक्स में क्या बदलाव है? डेटा सेंटर्स को लेकर एक बड़ी घोषणा हुई है। हाँ, ये एक बहुत दूर की सोच वाला कदम है। घोषणा ये है कि जो विदेशी कंपनियां भारत में डेटा सेंटर बनाकर दुनिया भर के ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं देंगी, उन्हें 2047 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2047 तक टैक्स हॉलिडे। इसका मकसद क्या है? क्या हम भारत को दुनिया का क्लाउड स्टोरेज कैपिटल बनाना चाहते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड बैंकिंग के लिए? आपने बिल्कुल सही समझा। आज डेटा नया तेल है। हर देश चाहता है कि उसके नागरिकों का डेटा उसके अपने देश में सुरक्षित रहे। यह टैक्स हॉलिडे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को भारत में अपने सर्वर और डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। इससे देश में भारी निवेश आएगा और हाई स्किल नौकरियां भी पैदा होंगी। यकीनन। आखिर में इनडायरेक्ट टैक्स यानी कस्टम्स ड्यूटी, यहाँ क्या रणनीति दिख रही है? यहाँ एक बहुत ही संतुलित रणनीति है। जो चीजें देश के लिए जरूरी हैं उन्हें सस्ता करो, और जिन चीजों का उत्पादन हम देश में कर सकते हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए आयात को थोड़ा महंगा करो। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 जरूरी दवाओं पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को 0 कर दिया गया है, ताकि वे सस्ते हों। वहीं व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयात की जाने वाली चीजों पर टैरिफ 20% से घटाकर 10% किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ पुर्जों पर ड्यूटी घटाई गई है, ताकि कंपनियां उन्हें आयात करके भारत में ओवन असेंबल करें। बिल्कुल। तो रणनीति साफ है, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन। तो इस पूरे चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें इसे कुछ वाक्यों में समेटना हो तो ऐसा लगता है कि सरकार बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर एक बड़ा दांव लगा रही है। बिल्कुल। ये एक सप्लाई साइड बजट है जो मानता है कि अगर हम उत्पादन की क्षमता बढ़ाएंगे तो विकास और रोजगार अपने आप पैदा होंगे। इसके साथ ही भविष्य की जरूरतों जैसे कि ऑरेंज इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी और ग्रीन एनर्जी पर भी ध्यान दिया गया है। और टैक्स प्रणाली को सरल बनाने की कोशिश भी उसी दिशा में एक कदम है।
ये विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण दिखाता है। आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल मन में आता है। ये बजट महत्वाकांक्षा और बड़े विजन से भरा है, इसमें कोई शक नहीं। ये 2047 के भारत की एक भव्य तस्वीर पेश करता है, लेकिन इसका असली इम्तिहान तो जमीन पर होगा। तो सोचने वाली बात यह है कि ये बड़ी बड़ी योजनाएं, ये लाखों करोड़ के आंकड़े क्या फाइलों से निकलकर हकीकत में बदल पाएंगे और आम नागरिक के जीवन में कोई ठोस बदलाव ला पाएंगे? क्योंकि असली कहानी वहीं लिखी जाएगी।